हेलो एवरीवन। वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका सेवेंथ सेट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर पुराने सेट्स या फिर पुराने पार्ट्स को आपने मिस कर दिया है, किसी कारण की वजह से आप उनको नहीं देख पाए हैं, तो वो वीडियोस आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड हैं। उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज है एक गेम चेंजर सीरीज है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो पुराने सेट्स को आप जरूर कवर करें। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा इंडिया का। अब 4 पॉइंट्स होते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, बाकी 3 पॉइंट्स को एक बार और कवर करते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का रहेगा इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में रहेगा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का गुहारमुती, जो कि गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमने अभी कवर करा इंदिरा पॉइंट रहेगा, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर। तो कौन सा चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से। अब यहाँ पे सेपरेशंस की बात की गई है, तो अगर सेपरेशंस की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल ये सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को। इन दोनों को मालदीव से सेपरेट किया जाता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। अगर बात की जाए 9 डिग्री चैनल की, तो ये मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड इन दोनों को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल जो हमारा क्वेश्चन था अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से। अगर पाल्क स्ट्रेट की बात की जाए तो ये इंडिया और श्रीलंका दोनों देशों को आपका क्या करता है, सेपरेट करता है। रेड क्लिफ लाइन की अगर बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया जाता है रेड क्लिफ लाइन से। मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को। अराकन माउंटेन्स इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करती है। काली रिवर इंडिया और नेपाल को सेपरेट करती है। अगर दुरंद लाइन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर पॉइंट रहेगा जो सेपरेशन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सेपरेशंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये रहेगा आपका पार्ट 4 में। अब बाकी और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे हमारे, तो उनको भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स का। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे टोटल पार्ट्स थे 22। 3 पार्ट्स को और ऐड किया गया अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो पार्ट्स को कवर करते हैं। स्टार्टिंग के 10 पार्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। पार्ट 1 में आता है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि जिसमें आर्टिकल्स कवर है आपके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। पार्ट 2 के अंडर सिटीजनशिप आता है, जिसमें आर्टिकल्स रहते हैं आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 रहेंगे। पार्ट 4 जो हमारा क्वेश्चन था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेगा, जिसमें आर्टिकल है 36 से आर्टिकल 51। पार्ट 5 में यूनियन आता है, जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 इंक्लूड किए गए हैं। पार्ट 6 की अगर बात की जाए तो इसमें स्टेट्स आती हैं 152 से 237। जो हमारा पार्ट 7 रहेगा ये पहले था, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटाया गया है। फिर हमारा अगला पार्ट है पार्ट 8, जिसमें यूनियन टेरिटरीज आती हैं, जिसमें आर्टिकल 239 से 242 रहेगा। पार्ट 9 में पंचायत आती हैं, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज आते हैं, जिसमें आर्टिकल 244 से 244 ए आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे हो जाते हैं। बाकी टोटल 25 पार्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन विच माउंटेन रेंज इज द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? तो फूलों की घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाल। गढ़वाल हिमालयंस जो आपकी रेंज रहेगी, जो आपकी माउंटेन रेंज है, इसमें आपको देखने को मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स की लोकेशन है। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की विशेषता है, उसको डैश के संविधान से उधार लिया गया है। सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया है। तो आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहेगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाए तो आपका यूएसएसआर या फिर रशिया हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 रहेंगे, अभी हमने कवर किया था, जिसको टोटल आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें आपका रहेगा राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 आते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 रहेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 इसमें रहेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसमें आर्टिकल 32 आपका रहेगा। तो ये आपके टोटल 6 हो जाएंगे, जो कि इसमें आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स में पार्ट्स। फिर एक आपको ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले था, जिसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट्स से। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स से, तो प्रेजेंट टाइम में आपके 6 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर श्रीगुप्त रहेंगे। श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था गुप्ता डायनेस्टी को, लेकिन जो गुप्ता ईरा जो था, जो चलाया गया था सबसे स्टार्टिंग से, वो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट रहेंगे। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फाउंडर जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के श्रीगुप्त ही रहेंगे। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो कितना है? कितने किलोमीटर का लेंथ एरिया है नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का? तो वो है 3214 किलोमीटर्स का। अब नॉर्थ से साउथ हमने कवर कर लिया, बाकी वेस्ट से ईस्ट कितना है? तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया का जो एक्सटेंड रहेगा, एरिया रहेगा, लेंथ रहेगी, वो है 2933 किलोमीटर्स की। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। जो लेंथ है इंडिया के कोस्टल एरिया की, वाटर बाउंड्रीज जो रहेगी, वो है 7,516.6 किलोमीटर। डिस्टेंस इंडिया का जो इक्वेटर से रहेगा वो रहेगा 876 किलोमीटर। स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है इंडिया की? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी की अगर बात की जाए तो वो लाइन जो रहेगी वो पास होती है 5 स्टेट से। उनमें कौन कौन सी स्टेट्स आपकी शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये टोटल आपकी 5 स्टेट्स रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स सिक्किम विद तिब्बत? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये आप सबको पता है, नथुला पासेस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिक्किम को तिब्बतन जो रीजन है उससे कनेक्ट करता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो अयोध्या जो सिटी रहेगी उत्तर प्रदेश में, जिसको भगवान राम के लिए जाना भी जाता है, तो ये किस नदी के किनारे आपका स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सरयू नदी के अराउंड सिचुएटेड है आपका अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश स्टेट में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ रहेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। अब यहाँ पे सिटीज की बात की गई है, कौन कौन सी सिटीज आपकी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को यहाँ पे डाला गया है, जिसमें आपका श्रीनगर जो कि एक सिटी है जम्मू कश्मीर में, ये झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बद्रीनाथ एक सिटी रहेगी उत्तराखंड स्टेट में, जो कि अलकनंदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अहमदाबाद गुजरात की एक सिटी है जो कि साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, वो यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सूरत जो जगह है गुजरात में, ये तापी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मथुरा जो जगह रहेगी कृष्ण भगवान के लिए जिसको जाना जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट में, ये यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है।
मजूली जो जगह है आसाम में, मजूली आइलैंड जो हमने पीछे क्वेश्चन भी कवर करा था अपनी सीरीज में, मजूली आइलैंड, तो वो फेमस रहता है आपका, तो आसाम में रहेगा और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कानपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश में, ये गंगा रिवर के अराउंड है। आगरा शहर जो कि ताजमहल के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट में, ये यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। गुवाहाटी जगह है आसाम में, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपकी गोमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा रिवर के अराउंड है। पटना बिहार में गंगा रिवर के अराउंड आपकी सिचुएटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेक्टर्स इनटू व्हिच द इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी की अगर बात की जाए तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको आपका डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग मिल सकता है आपको, इंडस्ट्रियल भी मिल सकता है। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये तीनों आपके क्या रहेंगे, तीन सेक्टर्स हो जाएंगे जो कि मेन एक आपका हिस्सा रहेंगे कैलकुलेशन में जीडीपी की। विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन किस विद्वान ने सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता है उसका शब्द का प्रयोग किया था, तो वो थे ऑप्शन ए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा सबसे पहले जो इंडस सिविलाइजेशन जो शब्द है इसको यूज किया गया था। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनको यहाँ पे एक बार कवर करेंगे। तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसको दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अगर बात की जाए मोहनजोदारो सिविलाइजेशन की, तो इसको डिस्कवर किया था रकलदास बैनर्जी ने। जो हड़प्पा था ये कौन सी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड था, तो ये रावी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड था। रावी रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, इंडस जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर। मोहनजोदारो ये आपका सिचुएटेड था कौन सी रिवर के अराउंड, तो ये इंडस रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा। अगर बात की जाए एंशिएंट पोर्ट क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो था लोथल। पशुपति महादेव सील वॉज फाउंड इन, पशुपति महादेव का जो सील था वो कहां पे मिला था, तो वो मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। डांसिंग गर्ल जिसका नाम था देवदासी, फिगरिंग फाउंड इन इंडस वैली वॉज मेड ऑफ, तो ये जो डांसिंग गर्ल की जो देवदासी की जो फिगर थी ये किसकी बनी हुई थी, तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी जो कि फाउंड की गई थी। डाइस गेम वॉज नोन टू इंडस पीपल और नोट, तो जो डाइस का गेम होता है, शतरंज जो होता है, ये गेम जानते थे इंडस वैली के लोग, तो ये जरूर जानते थे, हाँ उसके साक्ष्य मिले हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड विद, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किसके साथ ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया आपका आंसर है। विच इंडस सिटी वॉज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी, नालियां थी, सीवेज सिस्टम जिसका अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, तो वो आपकी धोलावीरा जगह रहेगी इंडस सिटी। वेयर द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन फाउंड, तो वो आपकी मिली थी मोहनजोदारो में। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पहले भी देखने को मिले हैं। विच प्राइस इंडेक्स इज बीइंग यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो मुद्रा स्फीति है उसको नापने के लिए किस मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका क्या है, एक मेजरिंग यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, तो अगर सूरज की बात की जाए तो सूर्य के सबसे जो निकट का ग्रह है वो कौन सा है, तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मरकरी आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लेनेट है सूरज के। अब यहाँ पे प्लैनेट्स की बात की गई है तो प्लैनेट्स को एक बार कवर करते हैं। तो फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है सन से, तो वो आपका नेपट्यून रहेगा। अगर हॉटेस्ट प्लैनेट की बात की जाए सोलर सिस्टम में कौन सा है, तो वो आपका वीनस रहेगा। लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट रहेगा मरकरी जो कि नियरेस्ट प्लेनेट भी है सन के। रेड प्लेनेट विच इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, तो रेड प्लेनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। प्लेनेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, तो सबसे ज्यादा जो मून्स है वो प्रेजेंट टाइम में सैटर्न के रहेंगे जुलाई 2025 के अनुसार।
क्योंकि मून्स जो है वो आपके डिस्कवर भी किए जाते हैं, इनके जो डाटा है वो चेंज भी होते रहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स आपके किसके हैं? सैटर्न के। कौन सा प्लेनेट है विद नो मून्स, जिसके पास कोई भी मून नहीं है? तो मरकरी और वीनस, इन दोनों के अभी तक कोई भी मून जो है वो डिस्कवर नहीं किए गए हैं। फोबोस एंड डेमोस आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ, तो ये दोनों सैटेलाइट किसकी हैं? मार्स की। गैनीमेड बिगेस्ट मून बिलोंग्स टू, तो गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा मून है ये आपका जुपिटर का रहेगा। प्लेनेट कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, तो कौन सा प्लेनेट है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है? तो वो आपका वीनस रहेगा। टाइटन इज वन ऑफ द मून ऑफ, तो सैटर्न जो है उसका एक मून है टाइटन। विच इंस्टीट्यूट वॉज रिनेम्ड एज नीति आयोग, किस संस्थान का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि पहले आपका 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको प्रेजेंट टाइम में रिप्लेस किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन जो रहेंगे वो रहेंगे प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया नीति आयोग को। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया वो थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने अपना जो पद था वो कंप्लीट नहीं किया था, टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं किया था और इन्होंने रिजाइन कर दिया था प्राइम मिनिस्टर के पद से। अब यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया की बात की गई है, तो फर्स्ट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले फील्ड मार्शल इंडिया के कौन थे? तो वो थे SHF मानिक शाह। पहले इंडिया के पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था वो थे मिहिर सेन। पहले इंडियन जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे जीबी मावलंकर। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आजाद। पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले इंडियन एयर चीफ मार्शल थे एस मुखर्जी। पहले इंडियन नेवल चीफ थे RD कटारिया। पहले इंडियन पर्सन जिनको सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से वो थे सोमनाथ शर्मा। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के सुकुमार सेन। तो यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया जो ये टॉपिक रहता है, यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मैत्री एंड भारती आर दी नेम्स ऑफ, तो मैत्री और भारती किसके नाम है? तो आप सबको पता है दो रिसर्च स्टेशन हैं भारत के, मैत्री और भारती। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अंटार्कटिका जो जगह रहेगी वहां पे ये आपके लोकेटेड रहेंगे। टमेटो कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, तो टमाटर जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है टमाटर्स में, टमेटोज में। अब एसिड और बेस की बात की गई है तो टेस्ट ऑफ एसिड, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सार होता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स में क्या कौन सा एसिड होता है? तो ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड होता है। विनेगर में आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। जो एसिड यूज किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को, तो वो होता है आपका नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है रेड आंट में? जो लाल चींटियां होती हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जो कि वो ट्रांसफर करती हैं? वो आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमारे जो आई वॉशेस होते हैं जो आग को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं उनमें एक एसिड डाला जाता है जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी में क्या प्रेजेंट होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है विटामिन सी को। टेस्ट ऑफ बेस इज, जो बेस होता है उसका बिटर टेस्ट होता है। अब बेस क्या करेगा? बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है और वाटर सोल्यूबल जो बेसेस होते हैं उनको
एल्कलाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के संदर्भ में एनएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन फंजाइबल टोकन। नॉन फंजाइबल टोकन फुल फॉर्म रहेगी एनएफटी की। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इन इंडिया। भारत में किस शहर को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसनसोल। एक जगह रहेगी एसनसोल, कौन सी स्टेट में है? तो वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है वहां पे जगह रहेगी एसनसोल। अब यहाँ पे प्लेसेस की बात की गई है, तो कुछ फेमस प्लेसेस जिनके अदर नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ब्लू माउंटेन्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु में है उनको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया है अमृतसर पंजाब। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद गुजरात को। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर संगम सिटी बोला जाता है प्रयागराज को, जो कि है आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट में। सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम को बोला जाता है, जो कि एक शहर रहेगा इटली में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है बेंगलुरु कर्नाटका को। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया है बगलपुर, जो कि बिहार में लोकेटेड है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया रहेगी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा स्टेट में है। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया है कुर्ग, कर्नाटका में लोकेटेड है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद रहेगा, जो कि झारखंड में है। टी सिटी ऑफ इंडिया है डिब्रूगढ़, आसाम में लोकेटेड है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है, जो कि आपकी झारखंड की एक सिटी हो जाती है। तो ये हमारी कुछ फेमस प्लेसेस हो जाएंगी जिनके नेम्स आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की रवि अदिति publication.com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है। जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे। इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है? क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती हैं हमारी उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया। तो भारत में पहला जीआई टैग वाला
उत्पाद कौन सा था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दार्जिलिंग टी। और दार्जिलिंग टी को जीआई टैग जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड किया गया था, जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को 2004-2005 में। तो ईयर भी आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया वेयर डिड महात्मा गांधी स्टेज हिज फर्स्ट मेजर सत्याग्रह इन 1917? तो भारत में महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला बड़ा सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो 1917 का सत्याग्रह बोला जाता है उसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से ही जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी का पहला मेजर आपका सत्याग्रह रहेगा। क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से एनआरआई रहेंगे, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से ये वापस आए थे कब इंडिया में? 1915 में। तो इसलिए जो इनका पहला सत्याग्रह था वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टार्टअप वॉज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट? तो वॉलमार्ट ने किस भारतीय स्टार्टअप का अधिग्रहण किया? तो इसमें ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे जोन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो रेलवे जोन्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो 18 टोटल पार्ट्स रहेंगे जिनमें डिवाइड किया गया है रेलवे जोन्स को। अब कुछ रेलवे जोन्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न जोन आपका दिल्ली में रहेगा, ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, सदर्न जोन का रहेगा चेन्नई में, वेस्टर्न जोन को हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई में, सेंट्रल जोन का रहेगा हेडक्वार्टर मुंबई में, ईस्ट सेंट्रल जोन का हाजीपुर रहेगा, वेस्ट सेंट्रल जोन का जबलपुर रहेगा, नॉर्थ सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज में, साउथ सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, नॉर्थ ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर गोरखपुर में रहेगा, नॉर्थ वेस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है जयपुर में, साउथ ईस्टर्न जोन का कोलकाता में हेडक्वार्टर रहेगा, साउथ वेस्टर्न जोन का है हुबली में, ईस्ट कोस्ट जोन का रहेगा भुवनेश्वर में, साउथ कोस्टल जोन का विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर बिलासपुर में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन का हेडक्वार्टर गुवाहाटी आसाम में आपका लोकेटेड रहेगा। तो ये आपकी सारी रेलवे जोन्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन सेंट हु रोट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? तो उस भारतीय संत का नाम बताइए जिन्होंने योगी की आत्मकथा लिखी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद रहेंगे जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर? तो हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 24 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रिच रहेगा। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है अर्थ पे। एनिमल्स और बर्ड्स की अगर बात की जाए तो डार्विन फिंचेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, तो ये बर्ड्स के ग्रुप को बोला जाता है। सैनिक्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड होती है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का डॉल्फिन। कौन सा एनिमल रहेगा जिसमें रेस्पिरेटरी जो है उसकी स्किन से किया जाता है रेस्पिरेशन? तो वो फ्रॉग रहेगा। डबल हम्प्ड कैनल जो कैमल होता है वो कहाँ मिलेगा आपको? नुब्र वैली लद्दाख में। टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सी है दुनिया की? तो वो आपकी सेरेस क्रेन रहेगी। कौन सा स्नेक है जो कि अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है? तो वो कोबरा रहेगा। लार्जेस्ट मेंबर कैट फैमिली का कौन है? तो वो आपका हो जाएगा टाइगर। तो ये एनिमल और बर्ड से रिलेटेड कुछ छोटे से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप इन 2025? तो शतरंज विश्व कप, ये मेंस का जो टूर्नामेंट है उसकी बात हो रही है। तो ये 2025 में इसका मेजबान कौन सा देश रहेगा? अगर वुमेन्स कप होता तो जॉर्जिया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे मेंस कप की बात की गई है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर इंडिया हो जाएगा। इंडिया में होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा चेस वर्ल्ड कप 2025 का। माउंट ईबू
इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो माउंट ईबू की यहाँ पे बात हो रही है। ये कौन से देश में स्थित है? यहाँ पे माउंट आबू नहीं है, ये माउंट ईबू है। माउंट आबू जो जगह है वो राजस्थान में है। ये माउंट ईबू जो जगह रहेगी ये आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया कंट्री में। इन विच स्टेट इज कॉकबोरक डे सेलिब्रेटेड? तो जो कॉकबोरक दिवस है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें त्रिपुरा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है त्रिपुरा लैंग्वेज डे। जो ये डे है आपका कॉकबोरक डे, इसको त्रिपुरा लैंग्वेज डे भी बोला जाता है। और ये हर साल 19 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाटम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कोलाटम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये रहेगा आपका आंध्र प्रदेश स्टेट का एक डांस फॉर्म हो जाता है। अब डांस फॉर्म्स की बात की गई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के लिए। तो आंध्र प्रदेश के कुछ डांस फॉर्म्स हैं जिसमें विलासी नृत्यम, भामाकल्पा, दापू, दिमसा और लंबडी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स हो जाएंगे आपके बुइया, चालो, वांचो, पोसी कगुन, पोंगुन और पोपिर। आसाम से रहेंगे बिहू, बिचुआ, नटपूजा, महारस, बगुरुम्बा, नागा और कलीगोपाल। बिहार के कुछ डांस फॉर्म्स हैं जिसमें आपका जाता जतिन, भोको बकैन और पनवारिया शामिल है। छत्तीसगढ़ के डांस फॉर्म्स हो जाएंगे गोरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कापालिक और वेदामती। गुजरात स्टेट के डांस फॉर्म्स हैं जिसमें शामिल है गरबा, डांडिया रास, तपनजुरी और भवई डांस। गोवा स्टेट के डांस फॉर्म्स हो जाएंगे आपके तरंगमेल, कोली, फुगदी, शिगमो, घोड़े, समय नृत्यम, मोदनी और जगार। हरियाणा स्टेट के डांस फॉर्म्स हैं जिसमें झूमर, फाग, दाव, धमाल, लूर, गूगा और खोर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स हो जाएंगे झोरा, झाली, चरही, दमान, चपेली और महासू। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो जाएंगे कुछ स्टेट्स के। बाकी जो स्टेट्स रह गई हैं उनके जो हमारी आगे होने वाली सीरीज रहेगी उसमें हम कवर करेंगे। और कुछ स्टेट्स के हम ऑलरेडी पीछे हमारी जो सीरीज हमने प्रोवाइड कराई है वीडियोस आपको, उनमें कवर करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दलकुरी आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो अब्दलकुरी जो द्वीप है ये किस महासागर में आपका स्थित है? तो ये आपको मिलेगा इंडियन ओशन में, ये आपका आइलैंड लोकेटेड है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया? तो किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है? तो ये तो आपको इजी क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया रहेगा इंडिया का। विच अमंग इज द ओल्डेस्ट वेद? तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, विच इज द ओल्डेस्ट वेद या फिर विच इज द ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड? तो मानव जाति का सबसे पुराना वेद या फिर सबसे पुराना नियम कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट वेद है आपका ऋग्वेद। Which image was printed on the back side of the 2000 rupees note? 2000 के नोट के पीछे कौन सी छवि छपी थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मंगलयान हो जाएगा। आप सबको पता होगा 2000 का जो नोट है ये प्रेजेंट टाइम में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 2000 का जो नोट है इसके पीछे जो इमेज थी वो आपको पता होनी चाहिए, मंगलयान की रहेगी। अगर बाकी और जो हमारे नोट्स हैं प्रेजेंट टाइम के जो नोट्स हैं, जो न्यू नोट्स आए थे आपके, उनमें कौन कौन सी इमेज प्रिंटेड है तो वो भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इंडियन नोट्स की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट रुपी का जो सिंबल है वो अडॉप्ट किया गया था कब? 15 जुलाई 2010 को। जो ये रुपी का सिंबल था ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये उदय कुमार के द्वारा किया गया था। ये सिंबल रहेगा रुपी का, आप सबको पता होगा। तो ये आपका 2010 में अडॉप्ट हुआ था और इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने। विच नोट इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी? तो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा एक नोट साइन किया जाता है जो कि आपका रहेगा 1 रुपी का नोट। जो 10 रुपए का नोट है, 10 रुपी का नोट है, उसके बैक साइड पे आपको इमेज मिलेगी कोणार्क सन टेम्पल की, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। 20 रुपीज के नोट के बैक साइड में आपको इलोरा केव्स की इमेज मिलेगी जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपीज के नोट पे आपको बैक साइड में मिलेगी हम्पी टेम्पल की इमेज जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। 100 रुपीज के नोट के बैक साइड में आपको रानी की वाव की इमेज मिलेगी जो कि गुजरात में लोकेटेड है। 200 रुपीज के नोट के बैक साइड में आपको सांची स्तूपा देखने को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 रुपीज के बैक साइड में आपको इमेज मिलेगी रेड फोर्ट की जो कि दिल्ली में आपका लोकेटेड है। और 2000 का हमने कवर कर लिया।
मंगलयान की आपकी इमेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom इज द गायत्री मंत्र डेडिकेटेड? तो गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो ऑप्शन सी, सावित्री जो देवी हैं उनको आपका समर्पित रहेगा गायत्री मंत्र। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश स्टेट। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 80 सीट्स रहेंगी आपकी लोकसभा की, और हाईएस्ट भी रहेंगी। सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीट्स हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट की ही रहेंगी, टोटल 8। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की आपकी 80 सीट्स है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की रहेंगी 48 सीट्स। थर्ड पे है वेस्ट बंगाल 42 सीट्स के साथ, और बिहार में रहेंगी फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा 40 सीट्स। तो ये आपकी टोटल 4 स्टेट्स जिनकी सबसे ज्यादा सीट्स हैं उनकी यहाँ पे हमने बात की है। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन इंडिया? भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो अभी तक एक भी बार, नेवर, 0 बार अभी तक एक भी बार भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं की गई है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका हुआ था 1931 में आयोजित। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये 1931 में हुई थी। अगर बाकी और बात की जाए तो 1857 में हुआ आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन एक्ट और हंटर्स कमीशन आया। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया, और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया। 1916 में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1919 में मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया और रोलेट एक्ट आया, और जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन आया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1931 जो हमारा क्वेश्चन था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कांदे इरविन पैक्ट को साइन किया गया था। 1932 में पूना पैक्ट आया, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड चीजें थी जो ईयर वाइज आपको प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दी दक्षिण गंगा? कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए गोदावरी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया रिकॉर्डेड? भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पे दर्ज की जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। मेसिनरम जो जगह रहेगी आपकी, मेसिनरम, ये कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय की एक जगह रहेगी जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। दी थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो थार जो रेगिस्तान है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा थार डेजर्ट। दी ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन? तो भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहां पर देखने को मिलेगी आपको? तो ये मिलेगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी पूछ लिया जाए कौन सा आइलैंड है, तो इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये बैरन आइलैंड रहेगा जहां पे ये लोकेटेड है, और ये आपको मिलेगा अंडमान सी में। तो अगर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में बैरन आइलैंड मिल जाए तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज? तो मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इस्केमिया हो जाएगा। इस्केमिया जो है, इस्केमिया ये क्या होता है? जब हमारे जो बॉडी है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो इनसफिशिएंट रह जाता है, कम रह जाता है, तो हम उसको इस्केमिया कहते हैं। अब यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई है, तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है रेड ब्लड सेल का वो होता है 100 से 120 डेज का। जो मिनरल इम्प्योरिटीज होती है हमारे ब्लड में उसको रिमूव किया जाता है किडनी के द्वारा। ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल 7.4 के अराउंड होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं आपकी बोन मैरो में।
एंटीकोएगुलेंट जो सब्सटेंस होता है ब्लड में उसको हेपरिन बोला जाता है। अप्रोक्सीमेट जो टाइम लगता है हार्ट बीट करने में, एक एक हार्ट बीट में, वो 0.8 सेकंड का लगता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए, मेजर करने के लिए, वो आपका स्फिग्मोमेनोमीटर रहेगा। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा में 90% आपको क्या मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में वाटर मिलेगा। वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट, जो इम्पल्स है हार्ट बीट की वो ओरिजिनेट होती है ऐसे नोड्स में। इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस हिज और हर ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। तो अगर जो ब्लड वेसल होती है हमारी, उसका जो रेडियस होता है, मतलब जो उसकी मोटाई है, वो आपकी कम की जाए, डिक्रीज करी जाएगी, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर कोई मोटी चीज है, उसमें जो फ्लो चलता है पानी पानी को भी अगर आप ले लें पाइप का, तो जो मोटा पाइप होता है उसमें फ्लो आपका धीरे रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी रेडियस को कम कर देंगे, उसकी मोटाई को, पाइप की जगह छोटा पाइप अगर आप यूज करेंगे, तो उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, जो प्रेशर रहेगा पानी का, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो केरला को जाना जाता है किसके लिए, स्पाइसेस के लिए। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला स्टेट को बोला जाता है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज। तो भारत का जो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो वो रहेगा NH44। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, ये आपका सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की एरिया में। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर नॉट ओरिजिनेट्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि भारत में आपकी उत्पन्न नहीं होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो रिवर रहेगी आपकी, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बतन रीजन से, तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है और अरुणाचल प्रदेश से ये आपकी एंटर होती है इंडिया में, और फिर ये आसाम से पास होते हुए ये आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी, जो कि तिब्बतन रीजन, इंडिया का रीजन नहीं रहेगा, तिब्बतन रीजन से आपकी ये ओरिजिनेट होती है। विच इज द अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली। तो सबसे पुरानी जनजातीय सभा कौन सी थी, तो वो थी आपकी विधाता। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विधाता जो है ये अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली आपकी हो जाती है। तो ये टोटल आज की जो हमारा सेट था उसके टोटल हमने 50 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में बने क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने पुरानी सीरीज को आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पुराने सेट्स आपने देखे हैं, तो आप सबको पता होगा कि एंड में दो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो आज का जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, विच अमंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का भी जो आपका करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियोस आपको इस सीरीज के अंदर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है।
अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी रवि अदिति publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे वन लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिस पे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।